हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल KGA एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक नया सा चैप्टर हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता लेकर आया हूँ। आप इसे बड़े आसानी भाषा में आप इसे समझ सकते हैं और जब भी मेरे साथ पढ़ने के लिए आए तो अपने साथ पेन और कॉपी लेकर ज़रूर आइए, ताकि जो भी कुछ मैं बोलूं आप उसको लिखा करें। जितना आप लिखिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप लिखिएगा नहीं सही से आपको याद नहीं हो पाएगा। इस कारण से आप मेरे साथ कॉपी और पेन लेके आइए और जैसा जैसा मैं आपके साथ बोलूँगा वैसा आप लिखिए। पहले आप समझिए, उसके बाद ही लिखिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि पहले समझाना है, उसके बाद आपको बताना है। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले आपको समझाने की। सिंधु घाटी सभ्यता, शायद आपने इसके बारे में तो लूसेंट में पढ़े होंगे या किसी भी आप यूट्यूब में आप इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि मेरा कैसा इसमें एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को किस तरह से समझा पाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले बात, ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है और ये नवीन सभ्यता है। प्राचीन इसलिए कि आज से जितने सारे सभ्यता है जो आप जानते हैं उसमें सबसे प्राचीन है, और नवीन इसलिए कि जितने सारे सभ्यता, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, इराक की सभ्यता हो, ईरान की सभ्यता और इत्यादि अदर सभ्यता, उसमें से अगर पहला कोई खोजा गया सभ्यता था तो यही सिंधु घाटी सभ्यता था। इसलिए इस सभ्यता को प्राचीन एवं नवीन सभ्यता कहा जाता है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में जानेंगे कि इसकी खोज के बारे में जानेंगे, खोज किसने किया और खोज कैसे हुआ, और इसके विस्तार के बारे में। नेक्स्ट मेरा टॉपिक उससे आगे होगा। तो आज हम इस पे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि इसकी खोज के बारे में। सबसे तो आप लोग भी एक कॉपी पे हेडिंग बना लीजिए, सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कारण क्यों बता रहा, पहले तो आप लिखिए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, सिंधव क्षेत्र। सिंधव प्रदेश। इसका भी एक रोचक बहुत बड़ा बात है। इसे हम जब नेक्स्ट मेरा टॉपिक आएगा उसमें जानेंगे, वैदिक काल, उसमें आपके लिए बेनिफिट रहेगा, अच्छा रहेगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि इस क्षेत्र को हम, इस घाटी को हम सिंधव क्षेत्र भी कभी कभी कहा जाता है। तो ठीक है, खोज लिख लीजिए। खोज लिखने से पहले थोड़ा कहानी समझ लिए तो आपको अच्छा रहेगा। आखिर इसका सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कैसे हुआ। तो इसके मैं आप लोगों को बता रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में। यानी एक जगह है, शहर, यानी लाहौर से कराची के मध्य एक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। यानी कि लाहौर से कराची के मध्य एक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था
तो बहुत सारे मजदूर, जब ये अगर काम चलेगा तो मजदूर होगा ही। तो उसमें क्या था कि सारे मजदूर का जो हेड था, जिसे हम ठेकेदार कहते हैं, उसमें 2 अंग्रेज भाई था, जिसका नाम था विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन। यानी आप यहां से अपने हेडिंग स्टार मार्कर लिख सकते हैं कि लाहौर और कराची के मध्य क्या था, एक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। लाहौर और कराची के मध्य एक रेलवे लाइन बिछाई जा रहा था। ठीक, क्या था कि जब लाहौर और कराची के मध्य, पहले क्या था, ये सब पूरा पाकिस्तान में है, लेकिन उस टाइम में आज़ादी से पहले ये सब इंडिया में था। तो क्या था जी, अंग्रेज के 2 ठेकेदार था उसके अंदर में, जिसका नाम था जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। लिखते चलिए, अच्छा रहेगा। उसमें क्या था, तो क्या था, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, यानी कि जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ये 2 अंग्रेज ठेकेदार था। इसके अंदर में सब मजदूर काम कर रहे थे और इन्हीं के माध्यम से कराची और लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। तो क्या हुआ, जब इसने देखा उस क्षेत्र में बहुत से खंडहर मिले, ईंट के बने हुए घर था, है ना, बहुत विशाल विशाल इसने देखा। तो इसने क्या किया, उस चीज को बारे में जानने वो ये नहीं जाना कि आखिर ये क्या है। इसने क्या किया, उसके आसपास में जितने खंडहर मिले थे, मिट्टी के सब बना, ईंट के बना हुआ था, घर था, सबको तोड़ तोड़ के इसने एक रेलवे लाइन में लगवा दिया, यानी कि उसको बनाने में लगवा दिया। जिस कारण से बहुत सारे इमारत इसने नष्ट करवा दिया और ये अपने काम कर दिया। लेकिन उसके बाद जब क्या हुआ कि थोड़ा हम पीछे थोड़ा चल जाते हैं इसके बारे में, क्या था उससे पहले क्या हुआ था, यानी उससे पहले क्या था, ये आप थोड़ा साइड में लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा कि भारत में पुरातत्व वस्तुओं को खोजने के युग आरंभ हो चुका था। जैसे कि आप जानते होंगे कि 15 जनवरी यानी 15 जनवरी 1784 को क्या हुआ था, यानी कि विलियम जोन्स यानी कि विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कर दिया था, यानी कि के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। यानी इसी एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से भारत में पुराने से पुराने वस्तुओं को खोजने की प्रथा यानी युग आरंभ हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें और परिवर्तन हुआ और कई सारे आदमी जुड़े
अंग्रेज और इंडियंस भी कुछ आदमी इसमें इंटरेस्ट लेने लगा खोजने में। उसके बाद क्या हुआ, हाँ इसको बेटा यहाँ से लिखते हैं, क्या था कि 1861 में क्या था कि पुरातात्वक विभाग, यानी 1861 में पुरातात्वक विभाग की स्थापना किया गया। स्थापना विभाग की स्थापना किया गया और इसका डायरेक्टर जनरल या इसका अध्यक्ष एक ही चीज है, और इसका अध्यक्ष कनिंघम महोदय को बनाया गया। कनिंघम महोदय को बनाया गया। इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये कनिंघम महोदय साहब ये भी नए नए वस्तु को खोजने में, पुराने वस्तु को खोजने में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। जब पुरातत्व विभाग का इन्होंने ही स्थापना किया और पहला अध्यक्ष इसी को बनाया गया। जब इसको पता चला कि पंजाब लाहौर की तरफ जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उसमें वहां पर बहुत सारे खंडहर मिले थे, तो इसने भी वहां जाने का निश्चय किया। जब वहां गया तो इनको भी बहुत सारे सामग्री, जैसे खंडहर में ईंट और मोहर बहुत सारे मिले थे, इसको भी मिले थे। इन्होंने भी और खोजबीन करने का प्रयास किया, काफी हद तक इसको सफलता मिला। लेकिन यह भी एक जो निश्चित बात होता है, यह भी इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देने में असमर्थ रहा कि आखिर ये क्या है क्या नहीं है, इससे पहले क्या था। यानी क्या था कि इसने भी पूर्ण रूप से उसके बारे में कहने से इनकार कर दिया कि इसको भी सफलता प्राप्त नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे मिल रहा है और ये क्यों मिल रहा है। तब धीरे धीरे कई वर्षों बाद, यानी लगभग कितने, हाँ उसके बाद यानी फाइनली जब 1921 में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, पुरातात्विक विभाग यानी विभाग का अध्यक्ष यानी पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष 1921 में सर जॉन मार्शल को बनाया गया। यानी 1921 में पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष सर जॉन मार्शल को बनाया गया। तो फाइनली इसी के निर्देश में कुछ आदमी वहां उस स्थान पर गए और उस स्थान पर गए तो उसी के, यानी सर जॉन मार्शल के ही टाइम में भारत के पुरातत्व वैज्ञानिक भी थे, जिसका नाम था यानी दयाराम साहनी, यानी दयाराम साहनी ने वहां गया और लिखिए, दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के, हाँ
निर्देश पर वहां गया। जब ये वहां गया, इसने भी सारी वस्तुओं को देखा, जांच पड़ताल किया, और इसने ही सबसे पहले कहा कि इस क्षेत्र में एक जगह था, इस क्षेत्र में कि एक शहर था जो किसी न किसी कारणवश अब नहीं है, उसी का ये खंडहर हमको मिला है, जिसका नाम इसने ही दिया था, ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो लिखिए, दयाराम साहनी ने सर मार्शल निर्देश में वहां गया और दयाराम साहनी ने सर मार्शल निर्देश में वहां गया और पूरे जांच पड़ताल के बाद, यानी पूरे जांच पड़ताल के बाद इन्होंने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का होने का प्रमाण दिया। अर्थात इसको कह सकते हैं कि अर्थात उस टाइम कितना चल रहा था, 1921, अर्थात 1921 में ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक उसके बाद, यानी जिस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की खोज इसने किया, ठीक वहां से लगभग ये 670 किलोमीटर दूर, यानी पाकिस्तान के एक जगह है सिंध प्रांत, यानी पाकिस्तान, यही हड़प्पा भी अभी पाकिस्तानी में है, वो बाद में हम लिखेंगे जब इसका नगर के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छा से पढ़ेंगे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में 1900, ठीक उसके एक साल बाद, यानी दो वैज्ञानिक गए थे, एक था दयाराम साहनी, एक था राखाल दास बनर्जी, दोनों इंडियन ही था। 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया, यानी मोहनजोदड़ो नामक शहर का इन्होंने नाम दिया, अर्थात खोज किया, ऐसा लिख सकते हैं इसको। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हाँ, जब दोनों ने
यानी दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया 1921 में, और उसके ठीक 1 साल बाद यानी 1922 में राखालदास बनर्जी जो हड़प्पा से लगभग 670 किलोमीटर दूर, यानी पाकिस्तान में सिंध प्रांत की जिला है लड़काना जिला, वहाँ पर मोहनजोदड़ो की खोज की, क्योंकि वहाँ से ही ये सिंधु नदी निकलता है। तो उसको लगा हाँ निकलता, इसलिए भी वहाँ पे ये सब पूरे एरिया सिंधु क्षेत्र का एरिया था, इसके लिए वहाँ तक भी इसका कुछ प्रमाण मिला था। तो क्या हुआ, राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक उसके बाद यानी तब राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी यह दोनों ने सारी सामग्री के साथ और पूरे प्रमाण के साथ जो उस टाइम में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष यानी सर जॉन मार्शल थे, उसके पास गया। तो उन्होंने भी इस चीज़ को अपनी बारी से समझा और ये भी निश्चित किया कि ये भी इस बात को मान लिया कि सही बात है, इस क्षेत्र में कोई एक शहर था जो किसी कारणवश उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। आखिर लास्ट में इन दोनों वैज्ञानिकों के बात उसने माना और पूरे विश्व के सामने में इन सभ्यता को खोज का प्रमाण के बारे में पूरे विश्व को बताने लगा। तो लिखेंगे यानी 1924 में यानी पूरे बात को देखने के बाद उसने निश्चित किया और पूरे विश्व के सामने में वह ऐलान कर दिया कि हमने एक नवीन सभ्यता की खोज की जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। यानी 1924 में सर जॉन मार्शल ने विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का प्रमाण दिया। जब पूरे विश्व के सामने में सर जॉन मार्शल ने ऐलान किया कि हम लोग ने एक नवीन सभ्यता की खोज की है, तो पूरे विश्व में इसकी चर्चा होने लगा। स्वाभाविक है, होना चाहिए, होने लगा। तो हमने अभी तक देखे हैं इसकी खोज के बारे में कि किस तरह से खोज किया और कैसे किया, इसके बारे में। एक और अंग्रेज अधिकारी थे, जब इनको पता चला कि एक नवीन सभ्यता की खोज हुआ है, तो उसने भी इस जगह पर गया और ये दोनों जगह पर देखा। उसका नाम था यानी पिगट महोदय ने जब इन दोनों जगह को आपस में देखा, खुद वो वहां गया देखा, तो उन्होंने कहा कि जैसे हड़प्पा शहर है वैसे ही मोहनजोदड़ो शहर है, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो इसने भी अपनी बातों को सामने में प्रस्तुत किया। इसने क्या कहा देख लेते हैं। इसने यानी पिगट महोदय ने यानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर कहा। जब इनको पता चला, खोजा गया, तीनों ने जाके देखा। जब ये देखा तो ये अपने हिसाब से कहा ये दोनों एक ही शहर है। तो जैसे उसको समझ में आया, उसने अपनी बातों को लिखा। ये तो कंफर्म है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कि जितने हम चीज को पढ़ रहे हैं सब
सब एक खोजी, जैसे जैसे वैज्ञानिकों को खोज वस्तु मिला है उस हिसाब से उन्होंने अपने अपने बुक में या किताब में लिखे हैं, और उन्हीं को हम लोग आज पढ़ते आ रहे हैं। तो पिगट महोदय और ने लिख सकते हैं यहाँ पर, पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर कहा और इनके बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी 670 किलोमीटर बताया। जब पिगट महोदय ने वहां गया तो देखा कि दोनों शहर एक ही हैं, उसको देखने में एक टाइप का लगा, इस कारण से इसने जुड़वा शहर कहा। जब इसने कह दिया तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम बोलते हैं थोड़ा समझिए और लिखने की प्रयास कीजिए ताकि आपको अच्छा से याद हो जाए। तो ठीक है, आप नेक्स्ट टॉपिक चलेगा इसकी विस्तार के बारे में। जैसे जब 1921 में हड़प्पा खोजा गया, हड़प्पा शहर खोजा गया और 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया, तो धीरे धीरे इसके शुरू में ऐसा नहीं लग रहा था कि इसके और विस्तार होगा, लेकिन जैसे जैसे पुरातत्व वैज्ञानिक ने उस जगह पर और जाना स्टार्ट कर दिया तो नए नए शहर को खोजना आरंभ कर दिया। उनसे जुड़े जितने भी वस्तु मिल रहे थे उसके हिसाब से शहर को खोजना आरंभ कर दिया। तो बाद में जब पता चला इसके विस्तार के बारे में, तो इसके विस्तार बहुत बड़ा विशाल देखा गया। जिसके विस्तार, अगर इसको क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। आप जान सकते हैं कि इतनी बड़ी विशाल सभ्यता की खोज किया गया है ना। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक जाएगा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो पहले हम मैप देख लेते हैं। मैप में पहले देख लेते हैं, उसके बाद भाषा में लिख लेते हैं। जैसे मान के चलिए, हाँ, विस्तार यहां लिखते हैं, ठीक। उसके बाद चलिए ये मान के चलिए भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा है, ये आपका हो गया। इसके हिसाब से ऐसे कर लेते हैं, ये एस हो गया, ई हो गया, एन हो गया और डब्ल्यू हो गया। इधर पश्चिम हो गया, दक्षिण, उत्तर, पूर्व हो गया। तो पश्चिम में बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान का एक जगह था सुत कांगेडोर, यानी बलूचिस्तान के शहर था सुत कांगेडोर, यानी पश्चिम में बलूच यानी सुत कांगेडोर। और आपका हो गया दक्षिण में आपका हो गया महाराष्ट्र का एक जगह था दैमाबाद। दैमाबाद आपका हो गया, यह आपका हो गया महाराष्ट्र का हो गया। इसी से यहीं पर से गोदावरी नदी निकलता है, गोदावरी नदी हो गया। यानी पश्चिम में बलूचिस्तान आपका हो गया, दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र में हो गया, उत्तर में आपको हो गया, ये तो उत्तर है, जम्मू कश्मीर है आपका है। यहां आप मान लीजिए ये आपका जेके हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आपका हो गया मालदा आपका हो गया।
हाँ मांदा आपका हो गया, अच्छा से लिख देते अच्छा रहेगा। मांदा आपका हो गया, ये आपका दक्षिण में हो गया, सॉरी उत्तर में हो गया, और पूर्व उत्तर में, उत्तर पूर्व में आपका हो गया। यहाँ पर ये यूपी यहाँ है, यहाँ आपका हो गया, इसको मिटा देते हैं। आलमगीर यहाँ उत्तर पूर्व, हाँ उत्तर पूर्व देखिए आलमगीर यानी यूपी के आसपास, हाँ यूपी में है, मेरठ में है। अगर हम इसको मिला देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, आपके यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टाइप का, तो आप देख सकते हैं उत्तर में जम्मू कश्मीर जो आपके चिनाब नदी के आसपास में है ये, हाँ इसी यहीं पर चिनाब नदी निकलता है, चिनाब नदी हो गया। यानी कि पश्चिम में हो गया बलूचिस्तान, दक्षिण में आपको हो गया दैमाबाद यानी महाराष्ट्र, और उत्तर पूर्व आपको हो गया आलमगीर यानी उत्तर प्रदेश में है वहां तक। अगर इस फिगर को मिला देते हैं, ये इसकी आकृति हमको त्रिभुजाकार दिखाई देता है, त्रिभुजाकार। यानी हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का आकृति कैसा था, तो एक त्रिभुजाकार था। तब इसी चीज को हम आप भाषा में लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए इसके विस्तार के बारे में लिखें तो पश्चिम आपकी हो गया बलूचिस्तान, यानी पश्चिम आपका हो गया, यानी पश्चिम आपको हो गया बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की जगह है सुत कांगे डो, यहां आपका हो गया। यानी उत्तर में आपका हो गया मांदा, यानी जम्मू कश्मीर। दक्षिण में आपका हो गया दैमाबाद, यानी महाराष्ट्र। और आपका उत्तर पूर्व में आपको हो गया यानी आलमगीर, यानी यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ऐसे लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया इसके विस्तार के बारे में। अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाए तो 12,99,000 यानी 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर तक इसका क्षेत्रफल था। तो आप यहां से कह सकते हैं कि बलूचिस्तान यानी ईरान से लेके ईरान तक इसमें सटा हुआ था। इधर आपका हो गया महाराष्ट्र तक हो गया, इधर आपके यूपी तक हो गया, जम्मू कश्मीर तक। यानी इस साइड में आपका देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान, उस टाइम में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक ही था। इधर आप देखा जाए वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान भी हो गया, राजस्थान भी है, पंजाब भी है, और हरियाणा है, हरियाणा भी यहाँ है, हरियाणा भी इसी में चलाता है। उसके बाद ये सब सारे शहर है जो अभी हम देख रहे हैं वो इसी में मिला हुआ था। तो हमने देखे इसके विस्तार के बारे में, ठीक है। और इसकी आकृति, हाँ इसकी आकृति देख लेते हैं। इसकी आकृति हम यहाँ पर लिख देते हैं, आकृति हो गया त्रिभुजाकार। पूरे एक कॉपी में लिखिए, अब बार बार लिखिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, जितना बार लिखिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, अच्छा रहेगा, उतना ही आपको अच्छा से याद हो पाएगा। त्रिभुजाकार, चलिए ठीक है। तो हम
हमने विस्तार देखा, क्षेत्रफल देख लिया, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा, नहीं सॉरी, नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, यानी इसकी काल, यानी समय, यानी इसके समय कब से कब तक था। तो बहुत से वैज्ञानिक ने इसके समय के बारे में अलग अलग तर्क दिए हैं। किसी ने अलग समय बताया है तो किसी ने अलग बताया है। अभी भी इसके बारे में मतभेद है, फिर भी कुछ विद्वानों को हम देख लेते हैं और कुछ ऐसा तर्क है जो उसको सत्य भी माना गया है, देख लेते हैं। जैसे पहला में देखा जाए, अगर हम इसे काल के बारे में देख लेते हैं कि जिस टाइम में वो खोजा गया था उस टाइम में पुरातत्व वैज्ञानिक था, वही इसके बारे में कुछ बताया होगा। तो सर जॉन मार्शल, यानी सर जॉन मार्शल, इन्होंने इसके काल के बारे में बताया था, यानी 3250 ईस्वी पूर्व से, यानी 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक, इसको पूर्व कहते हैं, हाँ पूर्व तक। पहला क्या था कि इसके पहले बात यह है कि ये इसके काल के बारे में या इसके समय के निर्धारण के बारे में अभी भी मतभेद है, सब विज्ञान अलग अलग बताए हैं। तो कुछ ऐसा है जो जिसको हम देख लेते हैं। हाँ, तो दूसरा आपको हो गया, यानी पहला क्या, सर जॉन मार्शल, इसी का शासनकाल में, यानी इसी के निर्देश में वो खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता, जो दयाराम साहनी ने खोजा गया था, और वो उसके ठीक एक साल बाद ये राखालदास बनर्जी ने खोजे थे। तो इन्होंने इस तरह का दिया। उसके बाद क्या था, व्हीलर भी थे, ये भी पुरातत्व से संबंध रखते थे, ये वैज्ञानिक थे। इसने क्या किया कि 2500 से यानी 1750 ईस्वी पूर्व का काल दिया इसने। यानी व्हीलर एक महोदय थे, इसका पूरा, यानी इसने भी क्या किया, ये 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक दिया था। तीसरा था यानी कि रेडियो कार्बन विधि, यानी कि रेडियो कार्बन विधि, इसे हम शॉर्ट में C40 भी कह सकते हैं। इसने भी क्या किया, ये एक विधि है, हम इसके बारे में बताते हैं आपको। इसने भी 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, यानी रेडियो कार्बन विधि यानी C14, जब इसके बारे में पुरातत्व के वस्तुओं को जब उसने निकाला, इसके माध्यम से खोज किया गया, और ये इसके माध्यम से समय के बारे में देखा गया। तो इसने भी 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व तक इसने माना गया। तो फाइनली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर इन्हीं दो को सत्य मानते हैं, है ना। यानी कि व्हीलर का समय और ये कार्बन 14 का समय को ही इन्होंने, मतलब ज़्यादातर लोग सत्य मानते हैं। उसके बाद क्या है कि एक फाइनली इन दोनों को ही ज़्यादातर मानते हैं। लेकिन एक और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, जो आपका सामान्य ज्ञान लूसेंट पे आप देखे होंगे। अगर लूसेंट में देखा गया है तो ऐसे दे दिया है कि 2350 से यानी 1750 ईस्वी पूर्व को भी कभी आंसर दे देता है। तो क्या करना है कि कैसे आंसर दिया है ऑप्शन के हिसाब से इसको देखा जाएगा कि किस तरह का ऑप्शन में दिया गया।
दिया गया है। तो हाँ, हम इसके बारे में बता रहे थे कि ये है क्या। इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, हम इसको मिटा देते हैं कि रेडियो कार्बन है क्या। थोड़ा बस 1 मिनट लगेगा, इसको देख लेते हैं। रेडियो कार्बन विधि, इसको शॉर्ट में C40 भी कहते हैं। सबसे पहले बात, इसका जो खोज किया था, यानी अमेरिकी वैज्ञानिक था, अमेरिकी वैज्ञानिक, यानी BF लीवी ने खोज किया। ठीक, ये क्या है, किसी भी पुरातात्विक वस्तु जो जमीन के अंदर से खोजे गई वस्तु होते हैं, उसको आयु को निर्धारित करने में इसका यूज किया जाता है। इसके माध्यम से यह पता चलता है कि कोई भी वस्तु अगर जितनी पुरानी होती है या जितनी पुरानी होती है या जितनी जमीन के अंदर से निकाली जाती है, वह वस्तु उतना ही ज़्यादा समय का होता है। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो यह हो गया, जमीन के अंदर से कोई वस्तु अगर खोजी जाती है तो उसको समय को निर्धारण के लिए यही 40 यानी C40 का प्रयोग किया जाता है। बस यही है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि पुरातात्विक वस्तु, पूरा ऐसे लिख सकते हैं इसको, पुरातात्विक वस्तु यानी वस्तु के आयु के खोज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हमने आज देखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया और कैसे हुआ, और इसके विस्तार के बारे में। तो आज के लिए मेरा टाइम यहीं तक रखते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।